नमस्ते। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद की जो पूरी कहानी है ना, आज हम उसी को समझने वाले हैं। मतलब वो फाइल असल में जाती कहाँ है, उसके साथ होता क्या है। चलिए इस पूरी जर्नी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचिए, वो सबमिट का बटन दब गया, पर इसके बाद क्या होता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए रिटर्न फाइल होने से लेकर उसके आखिरी पड़ाव यानी कि फाइनल असेसमेंट तक इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात होगी रिटर्न फाइलिंग की। फिर देखेंगे कि उसकी जांच पड़ताल मतलब असेसमेंट कैसे होता है। इसके बाद अगर टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आए तो क्या होता है, फिर अपील का क्या रास्ता है, और आखिर में कुछ बहुत ही काम के टिप्स। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर टैक्स रिटर्न फाइल करना किसके लिए जरूरी है और कब? यहीं से शुरू करते हैं इस सफर को। देखिए, एक आम धारणा है कि रिटर्न सिर्फ इनकम के आधार पर फाइल होता है, पर ऐसा नहीं है। कई बार इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर किसी की कोई कंपनी या फर्म है, या फिर विदेश में कोई संपत्ति है, या फिर कुछ खास तरह के बड़े लेन देन किए गए हैं, तो रिटर्न फाइल करना एकदम मैंडेटरी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये बड़े लेन देन या जिसे हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ये आखिर हैं क्या। मतलब कितनी बड़ी रकम की बात हो रही है यहाँ। चलिए इसकी सीमाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला मामला है बैंक डिपॉजिट का। मान लीजिए किसी के एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स हैं और उनमें साल भर में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं, तो बस रिटर्न फाइल करना जरूरी हो गया। दूसरा है विदेश यात्रा पर हुआ खर्च। अगर किसी ने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना होगा। और हाँ, अगर कोई बिजनेस है और उसका सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये नियम उस पर भी लागू होता है। अच्छा, अब एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए डेडलाइन निकल गई, तब क्या? घबराने की बात नहीं है। एक रास्ता है जिसे कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। इसे असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, देर से फाइल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो कीमत क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बिजनेस या कैपिटल लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगता है, लेट फाइलिंग फीस भी देनी पड़ती है, और नई टैक्स रिजीम से बाहर निकलने का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब एक और सवाल, क्या हो अगर रिटर्न फाइल करने के बाद पता चले कि कोई गलती हो गई? तो इसके लिए भी सिस्टम में रास्ते हैं। अगर कोई छोटी मोटी गलती सुधारनी है तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इनकम दिखाना ही भूल गए थे, तो उसके लिए है अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन। बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। चलिए, फाइलिंग की बातें हो गईं, अब आगे बढ़ते हैं। रिटर्न फाइल हो चुका है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच कैसे करता है। इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं असेसमेंट। तो देखिए, किसी भी रिटर्न का असेसमेंट मोटे तौर पर 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है समरी असेसमेंट। ये समझिए कि एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर चेक है जो लगभग हर रिटर्न का होता है, गलतियां और मिसमैच पकड़ने के लिए। दूसरा है स्क्रूटिनी असेसमेंट। इसमें डिपार्टमेंट कुछ केस चुनता है और उनकी बहुत गहराई से, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट की जांच करता है। और तीसरा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये तब होता है जब कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करता, तो ऑफिसर जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर टैक्स का अंदाजा लगाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि असेसमेंट पूरा हो गया, सब फाइनल हो गया, लेकिन बाद में टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई इनकम दिखाने से रह गई है। ऐसे में वो केस को दोबारा खोल सकते हैं। इसी को कहते हैं रीअसेसमेंट। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बंद हो चुके केस को किसी नई जानकारी या शक के आधार पर फिर से खोलना है। सिंपल। अब इसकी भी एक समय सीमा है। आमतौर पर डिपार्टमेंट 3 साल तक के पुराने केस ही रीअसेसमेंट के लिए खोल सकता है। लेकिन अगर जो इनकम छिपाई गई है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये खिड़की 10 साल तक के लिए खुल जाती है। अब एक और सिचुएशन। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दिया, लेकिन कोई उससे सहमत नहीं है, तो क्या बस फैसला मानना पड़ेगा? नहीं, यहीं से अपील का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता खुलता है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। अपील की पहली सीढ़ी है CIT अपील्स। अगर वहां बात नहीं बनी तो दूसरी सीढ़ी है ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके बाद मामला सिर्फ और सिर्फ कानून के बड़े सवालों पर ही हाई कोर्ट और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।
और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, वो ये कि ITAT केस के फैक्ट्स यानी कि तथ्यों पर फैसला देने वाली आखिरी अथॉरिटी है, फाइनल। इसका मतलब ये है कि ITAT के बाद हाईकोर्ट में सिर्फ कानून की व्याख्या को लेकर अपील हो सकती है, केस के तथ्यों को लेकर नहीं। तो हमने फाइलिंग से लेकर अपील तक का पूरा सफर देख लिया। अब आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं जो इस पूरी जर्नी में बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार और व्यवस्थित रखें, बैंक स्टेटमेंट्स, अग्रीमेंट्स, सब कुछ। दूसरी बात, डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आए तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, खासकर उस पे लिखा सेक्शन नंबर ज़रूर वेरीफाई करें। और हाँ, अगर अपील की नौबत आती है तो अपने फैक्ट्स और सबूतों को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पूरी तैयारी के साथ पेश करना चाहिए। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या टैक्स का ये पूरा सिस्टम सिर्फ कुछ सख्त नियमों का एक ढांचा है, या फिर ये एक तरह की स्ट्रक्चर्ड बातचीत है जिसमें गलतियों को सुधारने और अपनी बात रखने के रास्ते भी मौजूद हैं?